ओके। सो यूजर एनुमरेशन बताया था आप लोगों को लास्ट क्लास में। आज आरडीपी एनुमरेशन और एक बार आप लोग समझ लीजिए जो इम्पोर्टेंट है। आरडीपी प्रोटोकॉल सभी को पता है। मैंने बोला था आप लोग थोड़ा पढ़ के आएंगे उसके बारे में। बताइए क्या पढ़ के आए हैं? क्या होता है आरडीपी? आरडीपी रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल होता है सर, हम्म। जो मतलब एक पीसी से दूसरे पीसी को कंट्रोल कर सकते हैं ठीक है। आरडीपी के थ्रू। उसमें मतलब रिमोट कर सकते हैं मतलब। तो और क्या चीज़ है, मतलब रिमोट कंट्रोल कर सकते हैं आप विंडोज डिवाइस को? आरडीपी माइक्रोसॉफ्ट हम्म। द्वारा ठीक है। और बाकी कोई और नहीं पढ़ के आया है? 24 वोल्ट का 389। 338 पे काम करता है। इंटरनेट की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए और फाइल शेयरिंग के लिए और प्रिंट शेयरिंग के लिए हम लोग। तो अभी लिया आप लोगों ने एक्सेस आरडीपी का? कब? पहले मैंने प्रसार में लिया था, मैंने प्रसार में इसके थ्रू क्या बोलते हम्म। हैं डेस्कटॉप के लिए करो एक एप्लीकेशन को। कौन से? एनी डेस्क? एनी डेस्क की बात नहीं कर रहा, वो अलग चीज़ है। वो भी रिमोट लेना होता है, बट हम लोग विंडोज की बनाई हुई प्रोटोकॉल की मदद से ले रहे हैं। कोई एप्लीकेशन की मदद से नहीं, किसी प्रोटोकॉल की मदद से आप एक्सेस ले रहे हो मशीन का। अच्छा, इनमें से एक मशीन को स्टार्ट करना कोई भी। ये वाली कर लो, ये वाली हो जाएगी। क्योंकि उसके लिए विंडोज चाहिए आपको। और आरडीपी अगर आप लोगों ने थोड़ा पढ़ा हो तो उसमें ये होता है कि आरडीपी जो प्रोटोकॉल है वो सिर्फ विंडोज प्रोफेशनल, मतलब होम एनवायरमेंट, होम उसके लेवल की नहीं होती है, होम एडिशन के लिए नहीं होती है। आप लोगों के पास जो मैक्सिमम विंडोज मशीन होती है वो होम एडिशन होता है विंडोज का। या विंडोज 7 से मतलब 10 हो या 11 हो, कोई भी विंडोज हो आपके पास, उसका आपके पास क्या होता है, ज़्यादातर होम एडिशन होता है। अगर आपके पास विंडोज प्रोफेशनल है या एंटरप्राइज है या फिर विंडोज सर्वर है, उस केस में आपको एक सर्विस कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन मिल जाता है। उस सर्विस का नाम क्या होता है? आरडीपी, दैट इज रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसके बारे में लिख लीजिएगा आप लोग। आरडीपी विंडोज मशीन्स का रिमोट एक्सेस लेने में हेल्प करती है, और विंडोज की बनाई हुई या माइक्रोसॉफ्ट की बनाई हुई खुद ही की एक प्रोटोकॉल है, जो कि कौन से पोर्ट पे रन करती है? 3389। इसको थोड़ा सा बुक करना, चेक करना। 24 क्या? नहीं, 24 नहीं। अच्छा, बस। ओके मशीन। इसमें आरडीपी आरडीपी इनेबल करना आता है किसी को? कैसे इनेबल करते हैं? रिमोट डेस्कटॉप सेटिंग्स पे जाओ। इसमें आपको नॉर्मल मशीन में नहीं मिलेगा, प्रोफेशनल में ही मिलेगा। ठीक है, तो आपको उसके सेटिंग्स पे जाना पड़ेगा पहले। वहाँ पे आप आरडीपी सेटिंग्स या रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल सर्च करिए। ये तो क्लाइंट है, इससे आप एक्सेस लेते हो। बट आरडीपी सेटअप करने के लिए आपको, आपके पास पहले बात तो विंडोज प्रोफेशनल या ऐसा कुछ होना चाहिए जिसका एक्सेस आप लोगे। कंट्रोल करना। कंट्रोल पैनल नहीं, सेटिंग्स। सेटिंग्स। ठीक है सर। सेटिंग्स पे जाके आरडीपी या रिमोट डेस्कटॉप सेटिंग सर्च करो। रिमोट डेस्कटॉप कर दो। उस पे जाके आरडीपी को इनेबल कर दो।
इनेबल है। अच्छा, इसमें लॉगिन करते समय पासवर्ड डाला था ना? नहीं डाला? क्या? पास नहीं तो पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। इसको देखो, कीबोर्ड देना उसको। विंडोज विंडोज से अगर आपको एक्सेस करना है तो आपके पास एक पहले से ही प्री बिल्ड या प्री इंस्टॉल टूल होता है जिसको बोलते हैं रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। ठीक है। वो विंडोज में आपको हेल्प करता है। अगर आपको लिनक्स से लेना है तो आपको कुछ आपके पास एक बहुत पॉपुलर टूल है जिसको जो प्री इंस्टॉल्ड होता है उसको आप यूज कर सकते हैं। तो टूल का नाम लिख लीजिए पहले आप लोग। एक्स फ्री RDP। एक्स फ्री। टूल का नाम लिख लीजिए एक्स फ्री RDP। ठीक है। तो इसमें इनेबल कर दिया हम लोगों ने, और अब एक्सेस लेते हैं उस मशीन पे। यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे। चलिए, अब आप कमांड लिख लीजिए और इसको IP कौन से आ रहा है, इसको कौन से नेटवर्क से है, इससे कनेक्ट कर दो इसको। ग्लोबल ऐड भी इसी तरह नहीं ऐड करिए तो वो टाइम भी IP चेक करना है इसको क्या आ रहा है। कमांड लिख लीजिए आप लोग सबसे पहले। सबसे पहले आप IP प्रोवाइड करेंगे /v से, /v:, और जो भी IP है विंडोज मशीन का जिस पे RDP आपने इनेबल करा है वो IP। /u से आप यूजर नेम प्रोवाइड करोगे जो मैंने उस मशीन में अभी क्रिएट करा है, एंड उस यूजर का पासवर्ड जो आपने सेट करा है। जी कैपिटल है। नहीं, शायद नहीं है अभी तक। एक काम करो, लोअर केस में डालो ग्लोबल 0000 बस। @ नहीं है। पासवर्ड चेंज ही करना पड़ेगा। लोअर केस में डालना ग्लोबल और 0000 4 बार। able to be the password in this
यही तो है, ग्लोबल एड से रेट। आईपी चेक करना इसका। आईपी, आईपी कॉन्फ़िग, आईपी कॉन्फ़िग। क्या डाल रहे हो, आईपी है। वन डॉट कैसे आ रहा है इसमें? ग्लोबल चेक करना, नेटवर्क कौन सा कनेक्टेड है अभी दोबारा। ग्लोबल हैकिंग है ना। चलो तुम उसको रहने दो, मैं अपना ही स्विच कर ले रहा हूँ। आईपी क्या आ रहा है, 1.46, 40 है। चलिए तो आईपी एड्रेस डाल दीजिए आप यहाँ पे 1.40। नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है, बार बार पूछने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। पब्लिक आईपी है तो कहीं से भी कनेक्ट करिए। सेम, अगर नेटवर्क नहीं है तो आप लोगों को ये ऑप्शन पूरे लिख लीजिए आप लोग। इन दोनों ऑप्शन से क्या होगा कि आपका जो स्क्रीन साइज ओपन होके आएगा विंडोज का, वो आपके काली के स्क्रीन के अकॉर्डिंग होगा। जो आपका काली के स्क्रीन का साइज है उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्क एरिया दिखाया जाएगा। एंड वो फुल स्क्रीन में होगा, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, साइज कंट्रोल कर सकते हो, उसका मिनिमाइज मैक्सिमाइज कुछ भी करना है। और आपके वर्क एरिया के अकॉर्डिंग आएगा जो आपका काली का वर्क एरिया है। तो आप ये दो ऑप्शन ऐड कर लीजिए इसके एंड में। कमांड में क्या है, आपको बस आरडीपी एक्सेस लेने के लिए आपने टूल यूज करा एक्सफ्री आरडीपी। जिस मशीन पे आरडीपी रन कर रहा था, आप जब इस मशीन को स्कैन करोगे, मैं स्कैन करके दिखाता हूँ आपको। तो इस मशीन में आपको एक पोर्ट ओपन जरूर दिखाई देगा, वो कौन सा होगा, 3389, जो कि आरडीपी का पोर्ट है। दिख रहा है। अब ये पोर्ट क्योंकि ओपन है तो आपको क्या करना है, इस पोर्ट पे एक्सेस करने के लिए उस मशीन का आपको क्रेडेंशियल्स पता होने चाहिए। यूजर नेम पासवर्ड जैसे आपने एसएसएच किया था। आप आरडीपी को ब्रूट फोर्स भी कर सकते हो हाइड्रा की मदद से। अगर आपके पास एक वर्ड लिस्ट है जिसमें कहीं ना कहीं ये पासवर्ड है, यूजर नेम आपको पता है, तो ब्रूट फोर्स भी हो जाएगा ये। और ब्रूट फोर्स करोगे तो आपको क्रेडेंशियल्स मिलेंगे। अदरवाइज क्रेडेंशियल्स आपको कहीं और से मिलेंगे। जैसे आप अभी आगे जाके पेनिट्रेशन टेस्टिंग में बहुत सारे सीटीएस वगैरह सॉल्व वगैरह जब करोगे ना, तो क्रेडेंशियल्स कहीं ना कहीं आपको मिलते हैं, या तो आपको क्रैक करने पड़ते हैं या फिर ब्रूट फोर्स करने पड़ते हैं। तो अगर क्रेडेंशियल्स आरडीपी के मिल रहे हैं कहीं पे, तो एक्सेस कैसे करना है आपको उस मशीन का। आपको तीन, जैसे एसएसएच से एक्सेस करते थे, वहीं वहां पे भी तीन चीजें रिक्वायर्ड थी आपके पास। आईपी पता होना चाहिए, यूजर नेम पता होना चाहिए, और पासवर्ड पता होना चाहिए। वही तीन चीजें यहाँ पे भी आपको पता होनी चाहिए। आपको उस मशीन का आईपी जिस पे आरडीपी रन कर रहा है, यूजर नेम जो मैंने क्रिएट करा है उस मशीन पे सीईएच नाम से, और उस यूजर का पासवर्ड। देन ये दो ऑप्शंस मैंने इसलिए ऐड करे हैं ताकि जो आपका वर्क एरिया का मतलब आपका जो काली का स्क्रीन है, उसका जो वर्क एरिया है उसके उसी के हिसाब से आपका जो विंडोज मशीन है वो ओपन आएगा, ओपन होके आएगा। अगर आप ये ऑप्शन नहीं लगाओगे तो बहुत छोटी सी स्क्रीन आएगी जिसको आप फिर प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाओगे, ना मैक्सिमाइज कर पाओगे। और स्मार्ट साइजिंग इसलिए ताकि वो मिनिमाइज मैक्सिमाइज सब चीज हो जाए इजिली। ठीक है। तो एक बार एक्सेस करके देखते हैं इस मशीन को। तो जैसे आपसे एसएसएच के टाइम पे पूछता है, डू यू ट्रस्ट द सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे बी एस कर दीजिए आप। एंड यस करने के बाद आपको वहां से उस मशीन का एक्सेस यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको दिखा रहा है अनदर यूजर इज साइंड इन, डू यू वांट टू साइन अवे। यस कर दूंगा यहाँ पे। एंड वहां से ये वाला मशीन जो है वो लॉक हो जाएगा। और इसको ना ओके कर दो यहाँ पे, क्योंकि इस मशीन पे दूसरा यूजर साइन इन है। जैसे ही वो यूजर साइन आउट करेगा, ये यूजर आपको लॉग इन होके मिल जाएगा। एक ही, मतलब एक यूजर का एक ले सकता है। क्योंकि अगर आपने जैसे
यहाँ पे, यहाँ मत करो, यहाँ करोगे यस करते ही यहाँ से बंद हो जाएगा एक्सेस तुरंत। एक बार में एक पीसी का एक्सेस हमेशा एक यूजर ले पाता है, ऐसा नहीं कि मल्टीपल यूजर्स एक ही पीसी पे रिमोट कर, क्योंकि ये यहाँ पे ना आपको मतलब एसएसएच के केस में आप कितने भी एक्सेस ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कमांड्स टाइप करनी होती है आपको। यहाँ पे आप उसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को कंट्रोल कर रहे हो। आपके सामने पूरा डेस्कटॉप आ रहा है बेसिकली, ये पूरा डेस्कटॉप उस मशीन का, जो जो चीजें वहाँ पे पड़ी हुई है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, देख सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हो। तो वो चीजें मतलब यहाँ से आपको कंट्रोलेबल है कि आपको जो कंट्रोल करना है, जैसे करना है, आप उसको ऐसे कंट्रोल कर सकते हो उस मशीन पे। तो आरडीबी प्रोटोकॉल उसमें हेल्प करती है, बट बाकी होम एडिशन पे आपको वो नहीं मिलती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि होम एडिशन पे वो आपको नहीं मिलेगा। हम्म, इस पे आप अगर आपको आरडीपी ओपन करना है तो सबसे पहले आप पहले इसका वर्जन चेक कर लीजिए हमेशा। विंडोज प्रोफेशनल होना चाहिए या तो आपका, या विंडोज एंटरप्राइज होना चाहिए, या फिर आपका सर्वर, विंडोज सर्वर होना चाहिए आपका। ठीक है, तो ये क्या है आपका, विंडोज प्रो है, विंडोज प्रोफेशनल है, तो इसलिए इस पे आरडीपी इनेबल हो सकता है। आपके होम एडिशन पे आरडीपी इनेबल नहीं होता। दूसरी चीज, आरडीपी इनेबल करने के लिए आप यहाँ पे जाइए और सर्च करिए रिमोट डेस्कटॉप सेटिंग्स। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा, रिमोट डेस्कटॉप सेटिंग्स सर्च करेंगे, ये आपको नॉर्मल होम एडिशन पे नहीं मिलेगा। देन आपके पास ऑप्शन आएगा, मतलब अभी मैंने एडमिनिस्ट्रेटर से साइन इन नहीं कर रखा है, तो मेरे को यहाँ से मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक नॉन एडमिनिस्ट्रेटर यूजर हूँ। मैं उस पर सेकेंडरी यूजर की तरफ से मैंने लॉगिन करा, मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटर के प्रिविलेजेस नहीं है। जैसे रूट यूजर एसएसएच और बाकी चीजें इनेबल कर पाता है ना लिनक्स में, वही चीजें यहाँ पे सिर्फ कौन कर सकता है, आपका एडमिनिस्ट्रेटर। तो मेरे पास इसका लॉगिन नहीं है, बट हाँ जो भी एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है वो इनेबल कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको बस ऑन करना है इसको। ऑन करने के बाद आपको पास एक सेटिंग यहाँ पे भी जो नहीं दिखाई दे रही है, जो आपको इसी मशीन पे मिलेगी, वो सेटिंग क्या करेगी आपकी मशीन पे, किस यूजर का एक्सेस अलाउ करना है, किन किन यूजर्स का अलाउ करना है, वो यूजर्स के आपको नाम अलाउ करने पड़ते हैं, मेंशन करने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो इस मशीन पे मैंने जब अलाउ किया सीएच यूजर के लिए, तभी जाके आपने एक्सेस लिया। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है जब आप आरडीपी से रिलेटेड काम कर रहे हैं। बस आपको इसमें इनेबल करना है ताकि ये उस मशीन पे एक सर्विस रन हो जाए जो कि 3389 पोर्ट पे काम करती है, हमेशा टीसीपी पोर्ट पे। एडमिनिस्ट्रेटर सब कुछ कर सकता है, अगर आपके पास नॉन एडमिनिस्ट्रेटर यूजर का एक्सेस है तो आप इंस्टॉल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है कोई भी पैकेज इंस्टॉल करने के लिए या रिमूव करने के लिए आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर का प्रिविलेज होना चाहिए। तो अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड क्रैक किया है तो फिर सब चीज कर सकते हैं आप उस मशीन पे। क्या, हाँ, जो चीजें आप नॉर्मल यूजर से कर सकते हैं अपने मशीन पे, नॉन एडमिनिस्ट्रेटर यूजर से, क्योंकि ये यूजर एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। अगर एडमिनिस्ट्रेटर का मिला होता तो सब कुछ कर सकते थे, सब कुछ मतलब सब कुछ। आप कोई भी सॉफ्टवेयर इससे डिलीट कर दो, इस मशीन को रीस्टार्ट भी कर सकते हो, तो वहां से वो मशीन रीस्टार्ट हो जाएगी। आपको इस मशीन से कोई फाइल डिलीट करनी है, कुछ भी डिलीट करना है, इंस्टॉल करना है, मालवेयर डालना है इसके अंदर, कुछ भी कर सकते हो आप ब्राउजर ओपन करके। जो जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है सब कर लो। तो क्योंकि आपके पास पूरे मशीन का कंट्रोल है, आप मशीन का कंट्रोल मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे इजीली। ठीक है, बट अगर ये यूजर एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है तो हाँ उन चीजों में प्रॉब्लम आएगी जिसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर के प्रिविलेजेस रिक्वायर्ड होते हैं। आप समझ आया आप लोगों को? तो ये टूल है, यही सेम एक्सेस अगर आपको विंडोज से लेना है तो विंडोज में मैंने अभी आपको बताया था, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन के नाम से टूल होता है। यहाँ पे भी वो तीन चीजें मांगेगा आपसे, पहला है आईपी एड्रेस, दूसरा है यूजर नेम, एंड कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपसे उस यूजर का पासवर्ड मांगेगा। जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे तो उस मशीन का एक्सेस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये विंडोज से लिया हम लोगों ने एक्सेस, वही उसी मशीन का। समझ आया? सेम इन्वायरमेंट ओपन होके आएगा, जो चीजें मैंने वहां पे ओपन कर रखी होंगी वो यहाँ पे भी ओपन मिलेंगी आपको। तो चाहे आप कहीं से भी एक्सेस लें, कहीं पे भी लें, जो मशीन जो चीजें। या हाँ, क्योंकि मैंने सीएच से कराया, क्योंकि इसमें दूसरा यूजर था, उसमें पासवर्ड सेट नहीं हो पा रहा था, तो मैंने एक नया यूजर क्रिएट किया ताकि आप लोगों को प्रैक्टिकल देखने में समझ आए कैसे करना है। समझ आ गया? इसमें पासवर्ड सेट करना पड़ेगा, पासवर्ड सेट कर हो जाएगा तो आप कर लेना, उसमें नया कुछ है ही नहीं। आप लोग ट्राई कर लेना इसमें। ठीक है, तो किसी भी यूजर का एक्सेस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास बस उस यूजर का नाम और पासवर्ड होना चाहिए।
दो चीजें रिक्वायर्ड है। हाँ, और अगर यूजर का पासवर्ड सेट नहीं है तो नहीं ले सकते आप। ये नहीं कि आपको पता है कि इस यूजर का कोई पासवर्ड नहीं है तो मैं इसको खाली छोड़ दूं और ये अलाउ कर दे, ये अलाउ नहीं करेगा। यूजर का पासवर्ड सेट होना कंपलसरी है आरडीपी के लिए। जैसे होता है ना कुछ में, क्या होता है कि आप सिस्टम स्टार्ट करते हो, बस एंटर करते हो और मशीन ओपन हो जाती है। उन मशीन्स पे आरडीपी इनेबल भी होगा तब भी कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि यूजर का पासवर्ड ही सेट नहीं है। पासवर्ड सेट करना जरूरी। पासवर्ड आरडीपी के लिए रिक्वायर्ड होता है। आरडीपी की कॉन्फ़िगरेशन इसीलिए की गई है ताकि ऐसे ही सिस्टम्स पे आप एक्सेस ना कर पाओ जिसमें पासवर्ड ही नहीं पड़ा हुआ है। पासवर्ड होना चाहिए, वहां पे उसने यूजर्स को अलाउ करा होना चाहिए कि कौन कौन से यूजर अलाउ एक्सेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। उस केस में आप आरडीपी को एक्सेस करते हैं। समझ आ गया? तो ये कमांड आप लोग लिख लीजिएगा। इसके अलावा एक और टूल है इसमें, वो आप लोग खुद ट्राई करोगे, मैं बस टूल का नाम बता रहा हूँ आप लोगों को। ग्राफिकल टूल है लिनक्स के लिए। लिख लीजिए नाम, रेमिना। जैसे आपके पास रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन विंडोज में ग्राफिकल टूल था आरडीपी एक्सेस करने के लिए, सेम चीज आपके पास है रेमिना, REMMIN। ये मिलेगा नहीं आपको, पहले से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो एपीटी इंस्टॉल रेमिना करके आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, इसको खुद ट्राई करेंगे आप लोग। ये दोनों टूल बहुत पॉपुलर हैं जो लिनक्स में विंडोज का एक्सेस लेने में आपको हेल्प करते हैं। REMMINA। समझ आ गया आप लोगों को? ठीक है, तो विंडोज के अगेंस्ट जब भी एनुमरेशन कर रहे हैं आप लोग, ज्यादातर विंडोज मशीन में आरडीपी ओपन मिलेगा आपको 3389। तो आप उसको टारगेट कर सकते हैं। नहीं, उसके लिए कोई और तरीका नहीं है। HTTP को कंट्रोल, उसके लिए वेब की वल्नरेबिलिटीज होती हैं। आपको HTTP एनुमरेशन जो भी होगा ना, वो मैं तब बताऊंगा जब आप लोग वेबसाइट वाले अटैक्स परफॉर्म कर रहे होंगे। बग शूट वगैरह, हाँ, उसमें सब चीज यूज होगा आपका। अभी सिर्फ मैं वो चीज टारगेट कर रहा हूँ जो सर्वर से रिलेटेड है, वेबसाइट से रिलेटेड। अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया आप लोगों को। क्या? दोबारा बोलो। किसका? हाँ, रेमिना। रेमिना ग्राफिकल टूल है, आप लोग कुछ ट्राई करिए, इंस्टॉल करिए इसको खाली पे। और उसमें बस जैसे आपने यहाँ पे आरडीपी में आईपी प्रोवाइड किया था ना, वहाँ पे भी आपको आईपी डालना है, यूजर नेम डालना है, पासवर्ड। ग्राफिकल टूल होगा, कमांड लाइन टूल नहीं है रेमिना। तो इसको आप लोग खुद से एक बार ट्राई करके देखिए। चीजें हैं वगैरह। मैंने यहाँ से बंद कर दिया ना। ठीक है, समझ आ गया? तो उसको अभी के लिए बंद कर दो। यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलिए। ठीक है, सो एनुमरेशन वाला जो पार्ट था आपका वो कवर हो गया क्या? ये दिखा रहा है अनदर यूजर। हाँ, तो देखो, यूजर को ओके करना पड़ेगा ताकि जिसने एक्सेस लिया है वो जब आपको अलाउ करेगा तब यहाँ से आपके पास एक्सेस वापस मिलेगा आपको। ये चीजें होती हैं। पावर ऑफ हो गया तो मतलब, पावर ऑफ होने का मतलब तो ये ना कि मशीन डाउन हो गया, आईपी एड्रेस चला गया इसका, और आईपी एड्रेस गया तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा तुरंत। अगर आईपी नहीं है तो आप ये एक्सेस वैसे भी नहीं कर पाएंगे। आईपी रिक्वायर्ड ही है, और आईपी रीचेबल भी होना चाहिए, मतलब सेम नेटवर्क पे होना चाहिए आप। तभी आरडीपी जैसे एक्सेस को बाहर से अलाउ नहीं करना चाहिए। पब्लिक नेटवर्क से हमेशा इसको ब्लॉक रखते हैं ताकि लोकल नेटवर्क के अंदर ही इसको एक्सेस करे, बाहर से एक्सेस ना कर पाए। चलिए, यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को? तो एनुमरेशन वाले जो चीजें थी वो मैंने बता दिया। HTTP एनुमरेशन पे जो चीजें होती हैं वो मैं आपको अगेन, वेब एप्लीकेशन जो अटैक्स होंगे उस समय हम लोग आराम से पढ़ेंगे कि वेब की वल्नरेबिलिटीज कैसे निकाली जाती है, उस पर एनुमरेशन क्या क्या किया जाता है, वो हम लोग उस टाइम पे कवर करेंगे।
चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डॉक्टर। की। हेडिंग डाल लीजिए नेक्स्ट मॉड्यूल, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट क्या होता है इसको पहले समझ लेते हैं, एंड फिर हम लोग वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करेंगे और नेक्स्ट मॉड्यूल में उसको एक्सप्लॉइट करके देखेंगे। तो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट जो प्रोसेस है, अभी तक आपने क्या किया, आपने सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही निकाली। अभी तक हमने कोई मतलब बीच बीच में एक दो वल्नरेबिलिटीज आई, मैंने आपको बताता गया कि हाँ वल्नरेबिलिटीज क्या थी। जैसे किसी यूजर का पासवर्ड वीक था तो आपने ब्रूट फोर्स किया, ये वल्नरेबिलिटी है। आपने एनोनिमस यूजर एक्सेस किया था एसएमबी और एफटीपी पे, वो क्या थी आपकी वल्नरेबिलिटीज थी। तो ठीक है, कुछ वल्नरेबिलिटीज मैंने बीच में आपको बताई थी। इसके अलावा अब और क्या क्या वल्नरेबिलिटीज निकालने के तरीके होते हैं, असेसमेंट कैसे परफॉर्म किया जाता है वल्नरेबिलिटीज के ऊपर किसी भी मशीन या वेबसाइट के, ठीक है। तो उसके लिए दो अप्रोच होती हैं। या तो आप सबसे पहले जो कंपनियां करती हैं वो ऑटोमेटेड अप्रोच को यूज करती हैं। मतलब वो एक ऑटोमेटेड वल्नरेबिलिटी स्कैनर रन करेंगे आपके टारगेट पे, ताकि वो वल्नरेबिलिटीज को स्कैन कर पाए या आइडेंटिफाई कर पाए। और उसके बाद वो फिर मैनुअली सारी वल्नरेबिलिटीज को चेक करते हैं कि जो टूल ने, ऑटोमेटेड टूल ने आपको निकाल के दी है वल्नरेबिलिटीज, क्या वो एक्चुअल में आपकी मशीन पे है या नहीं है। उनको चेक करने के लिए आप फिर अगेन मैनुअल अप्रोच को यूज करते हैं। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट दो तरीके से किया जाएगा, एक ऑटोमेटेड और एक मैनुअल। ऑटोमेटेड में आप टूल्स का यूज करते हैं जिनको क्या बोला जाता है, वल्नरेबिलिटी स्कैनर। हम ऐसे एप्लीकेशंस को यूज करते हैं, ऐसे टूल्स को यूज करते हैं जिनको क्या बोलते हैं हम लोग, वल्नरेबिलिटी स्कैनर। जिनकी मदद से आप किसी भी सिस्टम की या सर्वर की, मोबाइल की, डेस्कटॉप की, वेबसाइट्स की, किसी भी तरीके की एप्लीकेशन की या सिस्टम की आप वल्नरेबिलिटीज निकाल सकते हैं, ठीक है। अब वल्नरेबिलिटी असेसमेंट या ये जो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट है, इसको परफॉर्म करने की एक लाइफ साइकिल होती है। तो पहले उसको समझ लेते हैं कि कंपनियां जब वल्नरेबिलिटी असेसमेंट परफॉर्म करती हैं किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, है ना, या आप जब परफॉर्म करोगे किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर या टारगेट के ऊपर, तो उसमें मतलब ये जो चीज़ है ये प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में कैसे की जाती है, मैं वो आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे ये नहीं कि आप अटैक किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, जिससे आप लोगों ने वीएपीटी सुना होगा, वीएपीटी सभी ने सुना होगा ना, वीएपीटी सुना है या नहीं नहीं सुना। सर। वीएपीटी का मतलब क्या होता है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वीएपीटी। तो वीएपीटी में वीए का मतलब क्या होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कैसे परफॉर्म करती है, उस चीज के ऊपर आपका ये मॉड्यूल है। तो उसको परफॉर्म करने की एक लाइफ साइकिल होती है। तो हेडिंग डाल लीजिए वीए लाइफ साइकिल या वल्नरेबिलिटी असेसमेंट लाइफ साइकिल। इसमें टोटल 6 फेजेस होते हैं, 6 स्टेप्स होते हैं लाइफ साइकिल के अंदर। इसको समझ लीजिए। सबसे पहला फेज होता है क्रिएटिंग बेसलाइन। मैं पहले फेजेस के नाम लिख देता हूँ सारे। ये 6 फेजेस होते हैं, ये 6 स्टेप्स होते हैं वल्नरेबिलिटी असेसमेंट लाइफ साइकिल के अंदर। सबसे पहला फेज होता है क्रिएटिंग बेसलाइन, जहाँ पे आप अपने टारगेट के, जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट परफॉर्म होता है, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली किसी के ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आप कर दो। आप मीटिंग करोगे, आप चीजें डिस्कस करोगे कि किन किन एसेट्स को टेस्ट करना है, किन के ऊपर वीए परफॉर्म करना है, किसके ऊपर वीए परफॉर्म नहीं करना है, किस टाइम करना है वीए परफॉर्म। ऐसा नहीं कि आप पूरे दिन कर रहे हैं परफॉर्म और उनके जो डे टू डे टास्क हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं, आप उनका बिजनेस इफेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, उसको इम्पैक्ट नहीं कर सकते आप। वो टाइम देंगे कि आप इवनिंग में करिए, मॉर्निंग में करिए, या ये 2 घंटे का टाइम है जब उनको पता है कि हाँ उनके ऑर्गेनाइजेशन पे कम ट्रैफिक होता है। उस समय वो आपको बोलेंगे कि आप टेस्टिंग परफॉर्म करिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपके सर्वर्स और ज्यादा बिजी हो जाते हैं जिनके ऊपर टेस्टिंग चल रही होती है। मैंने एनमैप के केस में भी आपको यही बताया था। जब आप एनमैप यूज कर रहे होते हैं तो आपके सिस्टम से बहुत सारे पैकेट जाते हैं आपके डेस्टिनेशन पे।
जो कि वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं। ठीक है, आपको बताते हैं कि जब मैंने ये पैकेट भेजा तो सामने से जो रिस्पॉन्स मिलता है एनमैप के पास, उसके थ्रू एनमैप कुछ प्रिडिक्ट करके आपको बताता है, ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है किसी रिस्पॉन्स के बेसिस पे कि अगर ऐसा रिस्पॉन्स आया तो विंडोज है, ये रिस्पॉन्स आया तो लिनक्स है, या ये रिस्पॉन्स आया तो ये पोर्ट ओपन है अदरवाइज क्लोज है। तो आप कुछ पैकेट भेजते हो, सामने से रिस्पॉन्स आता है। तो वो कंपनी कभी भी नहीं चाहेगी कि आप उस टाइम पे पैकेट सेंड कर रहे हैं या टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं जहाँ जब उनके कंपनी में पहले ही ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, वेब ट्रैफिक, या उनके सर्वर्स बिजी रहते हैं, उनके सर्वर्स काम कर रहे होते हैं, बैकअप चल रहा होता है, या कोई भी उनके डे टू डे टास्क चल रहे हैं। तो वो आपको टाइमिंग बताएंगे कि आप इवनिंग में करिए, मॉर्निंग में करिए, ताकि वो आपका आपका काम भी हो जाए और उनके काम भी इफेक्ट ना हो। ठीक है। दूसरी चीज, कौन कौन से टूल्स यूज करने हैं ये आपको डिफाइन करना पड़ता है, या सामने वाली कंपनी के पास अगर नॉलेज होती है वो आपको बोलती है कि हम ये टूल्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं, और वो सारे टूल्स प्रोफेशनल टूल्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई फ्री टूल आप यूज कर रहे हैं। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के लिए हमेशा प्रोफेशनल टूल्स को यूज किया जाता है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को यूज किया जाता है, क्योंकि ऐसे टूल्स जो कि बहुत बहुत सारे टेस्ट जो बहुत सारे टेस्ट से होके गुजरे हैं, उन टूल्स से ये गारंटी होती है कि हाँ वो किसी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे सिस्टम पे। हमारा काम यहाँ पे सिर्फ वल्नरेबिलिटीज निकालना है। वीए के अंदर हम सिर्फ क्या करेंगे, वल्नरेबिलिटी निकाल के बताएंगे कंपनी को, उसको एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं। पेनिट्रेशन टेस्टिंग में उसको क्या किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है। यही डिफरेंस होता है वीए और पीटी के अंदर। वीए में आप सिर्फ वल्नरेबिलिटीज निकाल के ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट बना के दे देते हो, बट जब पीटी परफॉर्म करते हैं तो वल्नरेबिलिटीज निकालने के साथ साथ आपको पेनिट्रेट भी करना पड़ता है सिस्टम को। आपको उस सिस्टम के अंदर एक्सेस करना पड़ेगा वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करके। आपको उनको प्रॉपर उसकी रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि आपने क्या क्या स्टेप्स फॉलो करे ताकि उनके सिस्टम्स के अंदर आप एक्सेस कर पाए। ठीक है, उस चीज को बोलते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तो अभी हम लोग सिर्फ वीए पे फोकस कर रहे हैं कि वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो क्रिएटिंग बेसलाइन, फर्स्ट फेज के अंदर दोनों टीम्स, दोनों ऑर्गेनाइजेशन या कंपनियों के बीच में क्या होगा, डिस्कशन होगा, क्या क्या चीजें अलाउ करनी है, क्या नहीं करनी है, किस पे। हम उनके नेटवर्क में मान के चलो 100 सिस्टम्स हैं, तो सभी पे नहीं करना है आपको, किन 15 20 या 50 सिस्टम्स पे टेस्टिंग करनी है, उन सिस्टम्स के आईपी आपको वो देंगे कि ये सिस्टम से इन पे टेस्टिंग करनी है, इसके अलावा किसी और पे टेस्टिंग परफॉर्म नहीं करनी है। ठीक है, कौन सी वेबसाइट टेस्ट करनी है, किस टाइम टेस्ट करनी है, कौन से टूल्स यूज करने हैं, तो ये सारी जो चीजें हैं, गाइडलाइंस हैं, वो आपको प्रोवाइड की जाती है। बेसलाइन मतलब आपकी यहाँ पे बाउंड्री सेट की जाती है, उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना है आपको। ठीक है, तो यही फेज है जहाँ पे कंपनी आपको परमिशन देगी कि आप इन एसेट्स को टेस्ट कर सकते हो और इनकी वल्नरेबिलिटीज निकाल सकते हैं। समझ आया? जब आपका पास बेसलाइन आ गई, आपने डॉक्यूमेंट कर लिया सारी चीजों को कि हाँ ये चीज करनी है, ये नहीं करना है, कौन कौन से टूल्स हैं, क्या है, गाइडलाइंस पता चल गई है हमें। उसके बाद हम सेकंड फेज में जाएंगे। सेकंड फेज का नाम होता है वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। अब वल्नरेबिलिटी एनालिसिस में आप क्या करेंगे, जो भी आपको दिए गए थे एसेट्स जिनको टेस्ट करना था, जो भी आपको आईपीस दी गई थी, जो भी वेबसाइट दी गई थी, उन वेबसाइट्स या एसेट्स को आप अब टेस्ट करना स्टार्ट करोगे। उनमें वल्नरेबिलिटीज आप निकालोगे यूजिंग ऑटोमेटेड टूल्स, जिनको क्या बोलते हैं, वल्नरेबिलिटी स्कैनर। अभी मैं नाम लिखाऊंगा, जैसे बहुत पॉपुलर जो वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स हैं उनके नाम मैं आपको बताऊंगा। तो उन वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स को यूज करना आपको कौन से फेज में यूज करना है उनको, सेकेंड फेज में, ताकि वो सारे स्कैनर्स कुछ 2 3 घंटे के टाइम में आपको जो भी वल्नरेबिलिटीज है वो निकाल के दे दें किसी भी वेबसाइट या सर्वर के ऊपर। ठीक है, और इन्हीं